ध्रुव दिमाग में सारी कड़ियां जोड़ रहा था। लक्ष्मण ओजस की इतनी तारीफ इसलिए ही कर रहा था ताकि वो ओजस की मदद से किले का दरवाजा खुलवा सके और किले से आत्माओं को बाहर निकाल सके। ध्रुव और ओजस ने जिगर की मदद इसलिए की थी क्योंकि वो जानते थे कि उड़ने वाले भूत से जिगर अकेले नहीं लड़ पाएगा, लेकिन वो गलत थे। जिगर ने ध्रुव और ओजस का फायदा उठाया। लक्ष्मण को भी ध्रुव और ओजस ने सीधा साधा समझा था, लेकिन वो बहुत चालाक निकला। ओजस को भी ध्रुव ने चुप करवा दिया था। जब कुछ देर तक ओजस ने लक्ष्मण और सुरेश की बात का जवाब नहीं दिया तो सुरेश ने लक्ष्मण से कहा, मुखिया जी, लगता है आपके चक्र दिए वाले मास्टर के बस की बात नहीं है। सुरेश ओजस की तरफ घूमा और उसने मुस्कुराते हुए ओजस से कहा, क्यों भाई तांत्रिक, मंत्र खत्म हो गए क्या? ध्रुव और ओजस बेवकूफ बन चुके थे और उन्हें इस बात का बहुत बुरा लग रहा था और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। ध्रुव और ओजस जिगर के इशारे पर नाच रहे थे और उन्हें पता ही नहीं चला। ध्रुव सिर्फ चौरंगा में फैली बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए जिगर के पास आया था, लेकिन अब ध्रुव को यकीन हो गया था कि जिगर ने ही चौरंगा में बीमारी फैलाई है। ये सब जिगर का प्लान था ताकि वो ध्रुव को बड़गांव बुला सके और उसकी मदद से किले तक पहुंच सके। इस किले में जरूर कुछ न कुछ था जो जिगर को चाहिए था, वरना जिगर इतनी मेहनत नहीं करता। ध्रुव ने सीधे इस मामले के बारे में बात करने का फैसला किया क्योंकि ध्रुव को अपनी और ओजस की शक्तियों पर भरोसा था। सुरेश ने कहा, अरे बोलो भाई, सांप सूंघ गया क्या? ध्रुव ने लक्ष्मण से कहा, मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लक्ष्मण का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। ओजस को भी समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, इसलिए ओजस जल्दी से ध्रुव के पीछे आकर खड़ा हो गया। लक्ष्मण ने ध्रुव से कहा, हाँ पूछो, क्या बात है? ध्रुव ने कहा, क्या आप जिगर से मिले हुए हैं? मुझे लगता है कि आपने जिगर के साथ मिलकर मुझे और ओजस को फंसाया है और आप हमें जानबूझकर इस किले में लेकर आए हैं। ध्रुव की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगा और बोला, वाह, काफी स्मार्ट हो तुम। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें कुछ पता चलेगा। सही सोचा तुमने, ये सब जिगर भाई का प्लान था। उन्होंने तुम्हें जानबूझकर यहां बुलाया और इस किले तक लेकर आए। ध्रुव को लक्ष्मण की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, इसका मतलब तुम मुखिया नहीं हो, तुम नाटक कर रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, हाँ तो इसमें गलत क्या है? और इतने गरीब गांव का मुखिया बनके मुझे क्या फायदा? गांव नहीं है बड़गांव, खंडर है खंडर। तुम्हें क्या लगता है गांव वाले ऐसे ही थोड़ी ना बड़गांव छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं? ध्रुव ने कहा, तुम कब से नाटक कर रहे हो? लक्ष्मण ने कहा, ज्यादा जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारे चोरी छुपे पिटौरी में आने वाली बात हम जानते थे। जिस पल तुम पिटौरी में आए हमें पता चल चुका था। तुम्हारा अगला कदम हमें हमेशा से पता था। ध्रुव को बहुत गुस्सा आ रहा था। ध्रुव ने लक्ष्मण से कहा, अब जब सब झूठ है तो ये भी बता दो कि ये दोनों भाई कौन हैं? लक्ष्मण ने कहा, ये दोनों गांव के कुख्यात चोर हैं। कई बार तो लोगों की लाशें भी चुराई है इन्होंने। कुल मिला के बहुत अच्छे चोर हैं ये। ध्रुव और ओजस दोनों ये बात सुनकर चौंक गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि श्याम और सुरेश लोगों की लाशें चुराते होंगे। ध्रुव समझ गया था तभी श्याम और सुरेश इतने अलग अलग हैं, लेकिन ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि लाश चुराने वाले लोगों को यहाँ क्या काम। जिगर का प्लान ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था। ध्रुव के इस सवाल का जवाब सुरेश ने दे दिया। सुरेश ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा होगा कि जिगर भाई ने ऐसा क्यों किया, है ना? चलो मैं बताता हूं। जिगर भाई के अलावा भी सिंधु परिवार के बाकी लोग इस किले से आत्माओं को भगाना चाहते हैं, क्योंकि किले के अंदर सिंधु परिवार का पुश्तैनी खजाना है। अगर सिंधु परिवार के खजाने को जिगर भाई के अलावा किसी और ने खोज लिया तो उस पैसे को आपस में बांट लेंगे। जिगर भाई थोड़े लालची हैं, वो पैसे बांटना नहीं चाहते। वो पूरा पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी मदद से अपने परिवार को और तुम्हें बेवकूफ बनाया, समझे? जिगर भाई ने अपने परिवार को कहा कि हम दोनों ने मिलकर सिंधु परिवार के पूर्वजों का खजाना लूट लिया है।
ओजस और ध्रुव एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। ओजस ने कहा, तुमने हम दोनों को चारा ही बना दिया, मतलब बढ़िया प्लान था वैसे। सुरेश ने ओजस से कहा, होशियारी मारने की जरूरत नहीं है, समझे? ये मत समझना कि हम तुमसे या तुम्हारी शक्तियों से डरते हैं। तुम्हारी शक्तियां भूतों पर काम करती होंगी, हम पर नहीं। अब चुपचाप हमारा काम करो और अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन सोचो कितना बुरा लगेगा तुम्हारे परिवार वालों को कि उनके खानदान का वारिस किसी चोर के हाथों मारा गया। ओजस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ओजस को मुस्कुराता हुआ देखकर सुरेश गुस्सा हो गया। सुरेश ने ओजस से कहा, हंस क्या रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे जीत सकते हो? तुम्हारी शक्तियां हम दोनों के आगे कुछ नहीं है, समझे? लक्ष्मण ने भी ओजस से कहा, वैसे ये सही कह रहा है, मैंने इसे लड़ते हुए देखा है। आसपास के गांव में भी ऐसा कोई नहीं है जो इन्हें हरा पाया हो। काफी जानलेवा तरीके से लड़ते हैं ये, क्योंकि इन्हें अपनी जान की फिक्र ही नहीं है। वो कहते हैं ना, जिन्हें मौत से डर नहीं लगता वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि शांति से मिलजुल कर काम करते हैं जैसे अभी तक करते आए हैं। ये तो ध्रुव ने हमारा पर्दाफाश कर दिया, वरना सब कुछ आराम से हो जाता। हमने अब भी देर नहीं की है, हम किले में चलते हैं, वहां से खजाना लेकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, ठीक है ना? ओजस को सुरेश का घमंड शुरू से ही पसंद नहीं आया था। ओजस ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी और सुरेश से कहा, तुम्हें अपनी काबिलियत पर ज्यादा ही भरोसा है ना? चलो देखते हैं कितना दम है तुम में। ओजस की चुनौती से सुरेश को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सुरेश ने बिना किसी झिझक के ओजस की चुनौती कबूल कर ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। सुरेश को ऐसे देखकर ओजस हंसने लगा। सुरेश ने ओजस से कहा, मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करने वाला। एक डील करते हैं, मैं तुम्हें 3 मुक्के देता हूं। अगर तुमने 3 मुक्कों से मुझे एक कदम भी हिला दिया तो हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम तो समझदार हो ही। सुरेश को लगा कि ओजस बेवकूफ है, कमजोर है और ओजस को लड़ना नहीं आता। लेकिन ये बात सुनकर ओजस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओजस ने खुशी खुशी सुरेश की डील मान ली और कहा, वाह, मुझे लगा था तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत दिमाग तो होगा, लेकिन शायद मैं गलत था। सुरेश ने ओजस से कहा, बातें करना बंद करो और कुछ करके दिखाओ। ओजस सुरेश के पास गया और ओजस ने सुरेश को पहला मुक्का मारा। ध्रुव को सुरेश और श्याम दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। ध्रुव को लगा कि ओजस से चुनौती कबूल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ध्रुव ये नहीं देख सकता था, इसलिए जैसे ही ओजस ने अपनी मुट्ठी बंद की, ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ध्रुव किसी के चीखने की आवाज का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल ध्रुव को चीखने की आवाज आई। ध्रुव ने आंखें खोलकर देखा तो ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। ध्रुव ने देखा कि सुरेश जमीन पर गिरा हुआ है। ध्रुव को लगा नहीं था कि ओजस इतना ताकतवर होगा। लक्ष्मण और श्याम दोनों ओजस की ताकत से डर गए। ओजस ने सुरेश से कहा, अरे ये क्या, एक ही मुक्के में गिर गए तुम तो? मुझे लगा था कि एक मुक्का तो तुम आराम से खा लोगे। इतनी अच्छी बॉडी बनाई है तुमने, कम से कम 2 मुक्के तो खाने चाहिए थे तुम्हें। ये तो मैंने आधी ही ताकत लगाई थी, तुम तो इतने में ही गिर गए। सुरेश के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि अगर ओजस ने सुरेश को एक और मुक्का मारा तो सुरेश के शरीर से उसके प्राण निकल जाएंगे। ओजस ने सुरेश से गुस्से से भरी आवाज में कहा, क्या हुआ, तुम तो जान लेने वाले थे ना, जान निकल गई? सुरेश जैसे तैसे खड़ा हुआ और उसने ध्रुव से कहा, मैं हार मानता हूं। सुरेश ने कदम पीछे ले लिए और अपनी शर्ट वापस पहन ली। सुरेश ने ओजस से कहा, हमने जिगर के साथ एक सौदा किया है, इसलिए हमें किले में जाना ही होगा। मैं हार गया, मैं जानता हूं और तुम जा सकते हो, लेकिन अगर हमने सौदा पूरा नहीं किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ध्रुव ने ओजस से कहा, अब यहां तक आ ही गए हैं तो एक बार अंदर जाके देखने में कोई हर्ज नहीं। हम भी तो देखें सिंधु परिवार के पूर्वज कैसे रहते थे। ओजस भी इतना दूर आकर आसानी से नहीं जाना चाहता था और सुरेश के साथ
ओजस ने सिर्फ इसलिए लड़ाई की थी क्योंकि सुरेश ने ओजस को नीचा दिखाया था। इसलिए ओजस ने कहा, ठीक है, हम अंदर जाएंगे, लेकिन अगर अंदर कोई खतरा हुआ तो हमसे ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि हम तुम्हें बचाएंगे। सुरेश ने कहा, कोई बात नहीं, हमें भी लड़ना आता है, हम अपने आप को बचा लेंगे। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि ये सुरेश का घमंड है या फिर बहादुरी। ये सब देखकर लक्ष्मण बहुत खुश हो गया। सभी लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन बीच में जो पत्थरों से बना रास्ता था वो एक तरह का जाल था। ध्रुव ने कहा, हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अगर हमने एक भी गलत पत्थर पर पैर रखा तो ऊपर लगे नुकीले पत्थर हम पर गिर सकते हैं। श्याम ने यह देखकर कहा, यह पुराने जमाने की एक आम तकनीक है ताकि चोर किले में न आ पाए। बहुत बार ऐसे जाल को चकमा दिया है हमने। सुरेश ने कहा, हाँ, आगे बढ़ना आसान है। ध्रुव और ओजस ने श्याम और सुरेश पर भरोसा नहीं किया। श्याम और सुरेश आगे बढ़ने लगे और सभी लोग उनका पीछा कर रहे थे। आधा रास्ता पार हो चुका था। श्याम और सुरेश ने एक भी गलत पत्थर पर पैर नहीं रखा था, लेकिन यह खेल किस्मत का था। सुरेश का पैर एक गलत पत्थर पर पड़ ही गया और अगले ही पल ऊपर से एक नुकीला पत्थर सुरेश के ऊपर गिरा। लेकिन सुरेश काफी तेज था, उस समय रहते उस पत्थर से बच गया। सुरेश ने पीछे मुड़कर कहा, मैंने कहा था ना, ये जाल बहुत ही आम है। इस तरह के जाल में हथियार कछुए से भी धीरे चलते हैं। इन सभी जालों में अब जंग लग चुका है। सुरेश ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि उससे पहले ही सुरेश के मुंह से अचानक खून निकलने लगा। ये देखकर सभी लोग घबरा गए। केवल श्याम ने देखा कि जिस पत्थर पर सुरेश खड़ा था उस पत्थर के नीचे से एक जहरीला सांप निकल रहा था, जिसने सुरेश की गर्दन पर डस लिया था। श्याम ने बिना किसी चीज की चिंता करते हुए सुरेश को वहां से हटाया, लेकिन श्याम सुरेश को बचा नहीं पाया। सांप का जहर इतना तेज था कि कुछ सेकंड में ही सुरेश की मौत हो गई। सुरेश पुराने तरीके का मजाक उड़ा रहा था, जो कि उसे बहुत भारी पड़ा। श्याम को बहुत गुस्सा आया। श्याम ने अपने भाले से पत्थर से निकले हर सांप को मार दिया। लक्ष्मण का चेहरा सफेद हो गया था। अब कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। सभी लोग पत्थर के रास्ते के बीच में ही फंस चुके थे। ना ही आगे जा सकते थे और ना पीछे। क्या ध्रुव और ओजस इस जाल से बाहर निकल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तो कल आना। ध्रुव और ओजस सबसे पीछे खड़े होकर श्याम को रोते हुए देख रहे थे। वो आगे नहीं जा सकते थे। सुरेश का चेहरा सांप के काटने से नीला पड़ चुका था। ध्रुव और ओजस सावधान थे, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, लेकिन अब भी वो जिगर के जाल से बाहर नहीं निकले थे। सुरेश और श्याम की हालत देखकर ओजस ने कहा, सिंधु परिवार के पूर्वज बहुत ज्यादा चालाक हैं और खतरनाक हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि पत्थर के नीचे सांप छुपे होंगे। ध्रुव ने कहा, जिसने भी ये किला बनाया है उसने जानबूझकर नुकीले पत्थर के वार को धीमा बनाया है, ताकि उस वार से बचने के बाद आदमी को लगेगा कि वो बच चुका है और वो किसी दूसरे खतरे के बारे में नहीं सोचेगा। लक्ष्मण श्याम को देखकर मन ही मन सोच रहा था, अगर अब इस श्याम को कुछ हो गया तो जिगर मुझे छोड़ेगा नहीं। लक्ष्मण ने श्याम से कहा, श्याम, अब जो होना था वो हो चुका। चलो अब हम काम पूरा करें। हम गांव वापस पहुंचते ही तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार कर देंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर श्याम ने लक्ष्मण को गुस्से से देखा और कहा, मैं कोई काम नहीं करने वाला, समझे? श्याम ने धीरे से अपने भाई सुरेश को उठाया और कहा, मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा भाई। लक्ष्मण ने श्याम को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण श्याम के सामने आया, श्याम ने अपना भाला लक्ष्मण के पेट में घुसा दिया। श्याम घसीटकर लक्ष्मण को गुफा की दीवार तक ले आया। लक्ष्मण के शरीर से भाला निकालने के बाद श्याम ध्रुव और ओजस की तरफ घूमा और बोला, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। अगर हम आगे बढ़े ना होते तो मेरा भाई जिंदा होता, लेकिन मैंने बहुत देर कर दी। अब मैं अपने भाई को वापस नहीं ला सकता। तुम लोग जिगर से बचकर रहना, वो बहुत शातिर है। ध्रुव और ओजस को चेतावनी देकर श्याम सुरेश को लेकर वहां से चला गया। ध्रुव और ओजस नहीं जानते थे वो बाहर कैसे जाएगा, लेकिन वो इतना जान गए थे कि अब श्याम कभी भी किसी भी किले को लूटने की कोशिश नहीं करेगा। लक्ष्मण को देखकर ओजस ने कहा, अगर
श्याम की बात सच है कि हमें जिगर से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो शातिर है, तो हो सकता है कि चौरंगा वाले मामले में भी जिगर का हाथ हो। ध्रुव को ओजस की बात पर भरोसा था, क्योंकि ध्रुव को पहले से जिगर पर शक था कि जो बढ़ते बढ़ते यकीन में बदल चुका था। ध्रुव और ओजस सबसे पीछे थे, इसलिए उन्होंने फुर्ती दिखाई और पत्थर वाले रास्ते से बाहर आ गए। उन्होंने लक्ष्मण के शरीर को गुफा में ही छोड़ दिया। ध्रुव और ओजस उस गुफा की तरफ चले गए जहां से वो आए थे, लेकिन उन्हें वो गुफा नहीं दिखी। जाने का रास्ता बंद हो चुका था। ध्रुव ने ओजस से कहा, हम सही रास्ते पर तो आए हैं ना? ओजस ने कहा, हाँ, यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। वो दरवाजा कहाँ गया जो श्याम और सुरेश ने गिराया था? ध्रुव ने कहा, पता नहीं, लेकिन श्याम भी गायब है। वो कहाँ गया? कहीं उसने जाते समय रास्ता बंद तो नहीं कर दिया? ओजस ने कहा, पता नहीं, लेकिन अब हम यहाँ कैद हो चुके हैं। ध्रुव ने कहा, रुको, हम कैद नहीं हुए। ये नदी है ना, ये नदी कहीं तो खुलती होगी, हम इसके रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। ओजस ने कहा, हम जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है किस दिशा में जाना है? ध्रुव ने कहा, नहीं, वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा। ओजस ने कहा, कैसे ढूंढोगे? हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बची है, हमारे ऑक्सीजन मास्क भी टूट चुके हैं, सांस रोकना मुश्किल होगा, और यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई तो तुम अगर बीच में फंस गए तो हम ना तो बाहर जा पाएंगे और ना वापस लौटकर यहाँ आ पाएंगे। ध्रुव ने कहा, तो अब क्या करें? ओजस ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सोचने लगा। कुछ देर तक ओजस ने कुछ नहीं कहा तो ध्रुव ने ओजस से कहा, तुम बाहर निकलने के बारे में सोचो, मैं नदी में जाकर देखता हूँ, क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। ध्रुव ने एक पत्थर उठाकर पानी में फेंका। अगर पानी में कोई जानलेवा जानवर होता तो वो पत्थर की आवाज से ऊपर आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ध्रुव ने पानी में छलांग लगा दी और वो अलग अलग दिशाओं में जाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। ध्रुव ने बहुत देर तक बाहर जाने का रास्ता ढूंढा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से ध्रुव ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और इसी वजह से ध्रुव को बार बार पानी के ऊपर आना पड़ रहा था। इस तरह से ध्रुव कभी भी बाहर जाने का रास्ता नहीं खोज पाता। बहुत सारी नाकाम कोशिशों के बाद ध्रुव आकर ओजस के पास बैठ गया। ध्रुव थक चुका था। ध्रुव ने ओजस से पूछा, कोई तरीका सूझा? ओजस ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ध्रुव ने कहा, अगर हम पानी में नहीं जा सकते, अगर हम गुफा नहीं ढूंढ सकते, तो अब एक ही रास्ता बचा है, हमें किले में ही जाना होगा। ओजस ने कहा, मैंने भी उस बारे में सोचा था, लेकिन तुमने देखा ना सुरेश की मौत कैसे हुई। अगर हमने एक बार वो पत्थर का रास्ता पार कर भी लिया होता तो क्या गारंटी कि आगे कोई खतरा नहीं होगा? हम वापस भी नहीं लौट पाएंगे और फंस जाएंगे। हम किले में नहीं जा सकते। ध्रुव बहुत देर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। ध्रुव को लगा कि बाहर जाने का रास्ता शायद नदी में और दूर है। ध्रुव ने ओजस से कहा, हमें अब इस नदी के बहाव के साथ जाना ही होगा। हम और गहरा तैरेंगे तो क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, किस्मत के भरोसे ही जाना पड़ेगा अब तो। ओजस ने कहा, ठीक है, अब यही सही। ध्रुव और ओजस ने अपने अपने ऑक्सीजन मास्क को जैसे तैसे ठीक करके पहना और वो पानी में कूद गए। ध्रुव और ओजस जानते थे कि उनके बाहर निकलने और फंस जाने के आधे आधे चांस थे, लेकिन अब वो कूद चुके थे। ध्रुव और ओजस तैरते गए और काफी आगे निकल गए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा। ज्यादा तैरने की वजह से ध्रुव और ओजस थक चुके थे, लेकिन रुकना कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़ा आगे जाने के बाद ध्रुव को फिर से एक भवंडर दिखा। ध्रुव ने ओजस को इशारा करके उस भवंडर के बारे में बताया। ध्रुव और ओजस उस भवंडर के पास पहुंचे, लेकिन इस बार भवंडर ध्रुव को अंदर खींचने की बजाय बाहर ढकेल रहा था। उस भवंडर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। ध्रुव और ओजस की सांस फूल रही थी, इसलिए वो तेजी से सांस ले रहे थे।
जल्दी जल्दी सांस लेने की वजह से ऑक्सीजन भी जल्दी खत्म हो रहा था। ध्रुव ने दम लगाकर उस भवंडर की तरफ तैरना शुरू किया और जैसे तैसे ध्रुव भवंडर के पास पहुंचा। दो पत्थरों के बीच में वो भवंडर बना था। ध्रुव ने जाकर एक पत्थर को जोर से पकड़ लिया। पानी का दबाव इतना तेज था कि पानी के दूसरे पार जाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ओजस भी ध्रुव का सहारा लेकर दूसरे पत्थर को पकड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहा था। पानी इतना तेजी से आ रहा था कि एक हाथ छोड़ते ही ऐसा लग रहा था कि मानो पानी उठाकर पीछे फेंक देगा। जब ध्रुव और ओजस आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक ओजस का ध्यान ध्रुव के ऑक्सीजन टैंक पर पड़ा, जिसमें ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। ध्रुव ने सारी चिंताएं छोड़ी और अपना पूरा जोर लगाकर पत्थर से दूसरी तरफ जाने में लगा दिया। ओजस ने भी ध्रुव को धक्का देकर आगे बढ़ाया। ध्रुव जैसे तैसे भवंडर के दूसरी तरफ पहुंच चुका था। ध्रुव ने देखा कि ओजस अब भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ध्रुव ने ओजस को बाहर खींचा। ओजस और ध्रुव दोनों भवंडर के दूसरी तरफ आ चुके थे, लेकिन दोनों की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। ध्रुव ने देखा कि ओजस कमजोर हो रहा था। ध्रुव और ओजस बिना किसी चीज की चिंता किए तेजी से तैरने लगे। ध्रुव ओजस से आगे था। ओजस ने ध्रुव को पकड़कर रखा था क्योंकि ओजस में अब ताकत नहीं बची थी। अचानक ऊपर तैरते समय ध्रुव को हल्का महसूस हुआ। ध्रुव ने देखा कि ओजस बेहोश होकर डूब रहा है। ध्रुव ओजस को पकड़ने के लिए नीचे की तरफ गया, लेकिन अब ध्रुव की भी सांस फूलने लगी थी। ध्रुव ने ओजस को बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन सांस फूलने की वजह से ध्रुव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते ध्रुव भी बेहोश हो गया। जब ध्रुव की आंखें खुली तो ध्रुव ने देखा कि एक बिल्कुल अनजान जगह पर एक चटाई पर लेटा हुआ है। ध्रुव के कपड़े सूखे हुए हैं और ध्रुव ने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। ध्रुव को काफी अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन अचानक ध्रुव को ओजस का ख्याल आया। ध्रुव उठा और बाहर चला गया। बाहर जाते ही ध्रुव चौंक गया। कमरे के बाहर सोनाली बैठी हुई थी और वो कुछ तो पका रही थी। सोनाली को खांसी आ रही थी। उसे देखकर समझ आ गया था कि उसने पहले कभी कुछ पकाया नहीं है। ध्रुव को देखते ही सोनाली ध्रुव के पास आई और खुश होकर बोली, फाइनली जाग ही गए तुम। तुम्हें पता है कितना डर गई थी मैं। तुम पिछले 3 दिन से बेहोश पड़े हो। मुझे लगा कि अब तुम कभी नहीं उठोगे। ध्रुव को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सोनाली के पास कैसे पहुंचा। ध्रुव ने सोनाली से पूछा, ओजस कहाँ है? सोनाली ने कहा, ओजस की चिंता मत करो, वो ठीक है। वो तुमसे थोड़ा ज्यादा कमजोर था, इसलिए उसे ज्यादा समय लगा ठीक होने में, पर फिर भी वो तुमसे पहले जाग गया था। वो ठीक है। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं कल पूरे दिन तुम्हारे पास बैठी हुई थी, लेकिन तुम जागे ही नहीं। अभी चलो, तुम खड़े मत रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ओजस के ठीक होने की खबर सुनकर ध्रुव शांत हो गया था। ध्रुव ने सोनाली से पूछा, ये सब ठीक है, पर तुमने हमें ढूंढा कैसे? सोनाली ने कहा, मैंने नहीं ढूंढा तुम्हें, जिगर भाई लेकर आए हैं तुम दोनों को। ये बात सुनकर ध्रुव चौंक गया था। ध्रुव को अचानक से खतरा महसूस होने लगा था। ध्रुव सोच रहा था कि आखिर जिगर ध्रुव और ओजस को क्यों बचाएगा। ध्रुव जिगर के इरादे समझ नहीं पा रहा था। ध्रुव ने सोनाली से कहा, तुम्हारा भाई कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूं, तुम उससे बुला लो। सोनाली ने कहा, लेकिन जिगर भाई यहाँ नहीं है, वो अभी भी बड़गांव में है। वो अभी तक वापस नहीं आए। ध्रुव ने पूछा, वो अभी तक बड़गांव में क्या कर रहा है? सोनाली ने कहा, भाई बड़गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं। वहां अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है ना, इसलिए। ध्रुव ने सोनाली से पूछा, आज जिगर बड़गांव में है तो हम कहाँ हैं? सोनाली ने कहा, अरे तुम पिट्टौरी में हो, तुम लोग बेहोश थे इसलिए भाई तुम्हें पिट्टौरी ले आए। ध्रुव की आवाज सुनकर ओजस भी बाहर आ गया। ओजस ने बाहर आकर ध्रुव से कहा, हम पानी में बहुत गहरे में डूब गए थे ध्रुव, जिंदा बचने का कोई चांस नहीं था। ये तो किस्मत अच्छी थी कि बच गए। अब आगे क्या करना है? ध्रुव ओजस को सही सलामत देखकर बहुत खुश था। ध्रुव की वजह से ओजस इस खतरे में पड़ा था, इसलिए ध्रुव ने ओजस से कहा, आगे जो भी करना होगा वो मैं कर लूंगा।
तुम वापस घर जाओ, समझे? मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। चौरंगा मेरा गांव है और उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देता? तुम्हें वापस जाना होगा। ध्रुव की चिंता देखकर ओजस का दिल भर गया। ओजस ने ध्रुव से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, समझे? जरा जरा से खतरों से डरने लगा मैं तो फिर क्या इज्जत रहेगी मेरी? मैं कहीं नहीं जा रहा, समझे? ध्रुव जानता था कि ओजस नहीं मानेगा, इसलिए ध्रुव ने कहा, ठीक है, मैं वापस बड़गांव जा रहा हूं। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? ओजस ने कहा, हां चलो। आखिर क्यों बचाया जिगर ने ध्रुव और ओजस को? कहीं ये जिगर की दूसरी चाल तो नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए। ओजस की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वो ध्रुव को छोड़कर नहीं जाने वाला। इसलिए ध्रुव ने अपने मन को समझा लिया और ओजस को रुकने दिया। ओजस ने ध्रुव से कहा, मैं अभी ड्राइवर को बुला लेता हूं, फिर चलते हैं जिगर से मिलने। थोड़ी देर में ही ड्राइवर आ गया। ध्रुव और ओजस बड़गांव के लिए निकल गए। गांव में पहुंचकर ध्रुव और ओजस ने देखा कि गांव में किसी की मौत हो गई है। जिगर वहीं खड़ा था। बाहर जाकर ध्रुव और ओजस ने देखा कि किसी गांव वाले की मौत हो गई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस इंसान की मौत उड़ने वाले भूत के हमले से हुई है। ध्रुव और ओजस को आता देखकर जिगर बिल्कुल चौंका नहीं। ध्रुव ने जिगर से पूछा, ये क्या हुआ? जिगर ने कहा, उस उड़ने वाले भूत ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। पहले वो पहाड़ पर था, लेकिन अब वो गांव के लोगों पर हमला करने लगा है। ओजस ने कहा, ये उड़ने वाला भूत और ताकतवर होता जा रहा है। पता नहीं वो तांत्रिक इस भूत को शक्ति कैसे दे रहा है। अगर हमने इस भूत को जल्दी शांत नहीं किया तो हमारे जीतने के चांस कम होते जाएंगे। ध्रुव को इस समय उस उड़ने वाले भूत के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं हो रही थी। ध्रुव ने सीधे जाकर जिगर से पूछा, क्या तुम और लक्ष्मण मिले हुए थे? जिगर जानता था कि ध्रुव ये सवाल पूछेगा। ध्रुव के सवाल से जिगर का रिएक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जिगर सच्चाई मान रहा था। जिगर ने ध्रुव से कहा, हाँ हम मिले हुए थे। श्याम और सुरेश भी मेरे साथ थे और तुमने जो कुछ भी सुना होगा वो सब सच है। मुझे त्रिशूल के जाल के बारे में भी पता था कि कैसे वो गांव की खुशियां और पॉजिटिव एनर्जी खींचकर मेरे पूर्वजों के किले को और उनकी आत्माओं को शक्ति दे रहा था। लेकिन ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली। वो त्रिशूल मेरे पूर्वजों ने नहीं लगाए थे, इसलिए मुझे पहले उनके बारे में पता नहीं था। ध्रुव को जिगर से घिन आ रही थी। ध्रुव ने जिगर से गुस्से से कहा, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से लक्ष्मण की मौत हो गई। जिगर लक्ष्मण की मौत से दुखी था। जिगर ने ध्रुव से कहा, मैं जानता हूं और उस बात का मुझे बहुत दुख है। जिगर सच में दुखी लग रहा था। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिगर सच में दुखी है या वो भी अपने मतलब के लिए नाटक कर रहा है। ध्रुव ने जिगर से कहा, मुझे तुम पर एक पैसे का भरोसा नहीं है अब। मैंने तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुम बहुत बुरे निकले। अगर तुम्हारी सच्चाई गांव वालों के सामने आ गई तो क्या करोगे तुम? तुमने इसलिए हमसे भी झूठ कहा है ना? जिगर ने कहा, अगर मैं सच में इस बात से डरता तो तुम दोनों को क्या बचाता? मैं जानता था कि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल जाएगी, लेकिन मैं बुरा नहीं हूं, समझे? मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं बुरा नहीं हूं ध्रुव। ध्रुव ने जिगर से कहा, मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि तुमने हमें क्यों बचाया। अब तुम्हें हमसे क्या चाहिए? जिगर ने ध्रुव से कहा, ये बातें बाद में हो सकती हैं, अभी मुझे गांव वालों को चेतावनी देनी है। जिगर ने गांव वालों को इकट्ठा करवाकर सभी से कहा, आप सभी लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले जाइए। गांव में रहना इस समय खतरे से खाली नहीं है। अगर आप लोग यहाँ रहे तो आप सभी की जान को खतरा होगा, इसलिए बेवजह खतरा मोल लेने से किसी को कोई फायदा नहीं है। गांव वालों ने जिगर की बात मान ली। ध्रुव को यही सही लगा। गुनहगार को सजा देने से ज्यादा जरूरी है कि मासूम लोगों की जान बचाई जाए। ध्रुव ने जिगर से कहा, हम तीनों उस भूत से लड़ने के लिए काफी नहीं होंगे, हमें और लोगों की मदद चाहिए होगी। जिगर ने ध्रुव से पूछा,
मैं जानता हूँ, लेकिन हमें और मदद कहाँ से मिलेगी? अगर तुम जानते हो किसी को तो बुला लो। ध्रुव ने कहा, बस एक जगह है जहां से मदद मिल सकती है। ध्रुव ने ओजस की तरफ देखा और कहा, अब सिर्फ ओजस के पिताजी ही हमारी मदद कर सकते हैं। जिगर ध्रुव की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। जिगर ने ध्रुव से कहा, बहुत बढ़िया, एक से भले 2 चक्र दिया मास्टर होंगे हमारे साथ। मैं अकेला कभी इस भूत से नहीं लड़ पाता। ध्रुव ने जिगर से कहा, एक मिनट, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले पूरी बात सुन लो। ओजस के पिताजी को यहाँ बुलाना कोई आसान काम नहीं है। तुम जानते ही होगे ओजस के पिताजी की फीस कितनी ज्यादा होगी, और वो फीस जितनी भी होगी वो तुम्हारे परिवार को देनी होगी, क्योंकि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो लोगों को यही लगेगा कि तुमने इस भूत को भगाया है। ये बात सुनकर जिगर का चेहरा उतर गया। जिगर ने कहा, ओजस हमारा दोस्त है और मैं भी एक तांत्रिक हूं, वो कोई डिस्काउंट नहीं देंगे क्या? इस बात पर ओजस ने कहा, ये नहीं हो सकता। हम हमारे परिवार की और उसके काम की कीमत जानते हैं, और हमारे कुछ नियम हैं। हम उन्हें किसी के लिए नहीं तोड़ सकते और ना ही तोड़ेंगे। जिगर की चमकती आंखों से सारी चमक गायब हो गई, लेकिन जिगर जानता था कि वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, और इस बार ध्रुव और ओजस के होने का भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जिगर के पास ध्रुव और ओजस की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए जिगर ने पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। सिंधु परिवार और ओजस के दादाजी के संबंध शुरुआत में काफी अच्छे थे, लेकिन जिगर की नीयत साफ न होने की वजह से ओजस ने कोई नरमी नहीं दिखाई। पर पुराने संबंधों को ध्यान में रखते हुए ओजस जानता था कि उसके पिता अनंत चारण मदद करने के लिए नहीं मना करेंगे। ओजस ने जिगर से कहा, मैं अपने पापा से बात कर लेता हूँ। ओजस ने अपने पापा को पूरा मामला बताया, और कुछ ही घंटे बाद ओजस ने अपने पापा को आते हुए देखा। ओजस और ध्रुव ने अनंत चारण के पैर छुए। अनंत चारण ने ओजस से कहा, अगर मैं मना कर देता तो क्या तुम इस भूत से अकेले लड़ते? ओजस ने कहा, हाँ पापा, मैंने कभी ऐसे उड़ने वाले भूत को नहीं देखा। अनंत चारण ने कहा, इन उड़ने वाले भूतों का नाम है, इन्हें प्राण पिशाच कहते हैं। जिस चीज का तुम्हें नाम तक नहीं पता, तुम उनसे लड़ने चले थे? ओजस ने बताया, जी, और वैसे भी ध्रुव भी तो मेरे साथ था, और आप ही ने तो सिखाया है, खतरों से पीछे नहीं हटा जाता। अगर मैं पीछे हट जाता तो ये गलत होता। ओजस की बात सुनकर अनंत चारण बहुत खुश हुए, लेकिन न जाने क्यों उनका मूड थोड़ा खराब लग रहा था। अनंत चारण अपने साथ 3 और तांत्रिकों को लेकर आए थे। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। ऐसे तांत्रिक ध्रुव ने नहीं देखे थे। जैसे ही वो तीनों लोग पास आए, ओजस ने अपना सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उन तीनों लोगों ने ओजस के प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी ओजस अपना सर झुकाकर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे अनंत चारण ओजस के साथ साथ उन तीनों तांत्रिकों के भी गुरु थे, और ओजस उन सब में विद्या और ताकत के नजरिए से सबसे छोटा था। अनंत चारण ने उन तीनों लोगों को परिचय दिया और कहा, ये तीनों मेरे साथी हैं। हम मास्टर के कुछ साथी होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। ये तीनों बहुत ताकतवर हैं। कुछ कारणों से ये तीनों मास्टर नहीं बन पाए। इन्हें चक्र दिया जलाने का अनुभव नहीं है, लेकिन ये तीनों ओजस से ज्यादा काबिल हैं। उन तीनों तांत्रिकों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कोई आम लोग नहीं थे। तीनों तांत्रिकों के नाम भी बहुत अलग थे। अपने गुरु के साथ रहते समय वो तीनों अपना असली नाम काम में नहीं लेते थे। अनंत चारण ने तीनों लोगों के नाम अलग अलग दिए। उनके नाम थे ज्वाला, दिनकर और नीर। तीनों के नाम शक्ति के प्रतीक की तरह सुनाई देते थे। ध्रुव ने ज्वाला को देखा। ज्वाला की आंखें बिल्कुल साफ थीं। उसकी आंखें चमक रही थीं। ज्वाला के हाथ में एक तलवार थी। वो ओजस की तलवार जैसी ही थी, लेकिन उससे काफी अलग भी थी। ज्वाला काफी शक्तिशाली लग रहा था। वहीं दिनकर बहुत आम नजर आ रहा था। उसके हाथ में आत्माओं को आकर्षित करने वाले कुछ यंत्र थे। दिनकर दिखने में बहुत आम था, लेकिन उसकी शक्ति को हल्के में लेना गलत बात थी।
नीर को देखकर तो ध्रुव को शक हो रहा था कि ये सच में तांत्रिक है या नहीं। नीर एक 12-15 साल का बच्चा था जो कि अपने हाथ में एक भारी सा आत्माओं को कैद करने वाला यंत्र लेकर खड़ा था। तीनों तांत्रिक चुप खड़े थे, इसलिए ध्रुव ने भी उनसे कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने जिगर से कहा, देखा तुमने, बुलाया सिर्फ एक को था, लेकिन वो अपने साथ 3 और को लेकर आ गए ताकि हमारी मदद कर सकें। ऐसे ही नहीं, इनकी इतनी ज्यादा फीस है और देखो इन्हें, मुझे तो लगता है इनके जैसा एक ही काफी है उस प्राण पिशाच के लिए। तो जिगर ने कहा, मैं आप सभी लोग का आभारी हूं। मेरी और इस गांव की मदद के लिए आप सभी यहां आए, उसके लिए धन्यवाद। वैसे तो गांव के मुखिया जी ने पहले मुझे ही बताया था इस पूरे मामले के बारे में, क्योंकि हमारे परिवार की काफी इज्जत है आसपास के गांव में। अब ऐसे में अगर मैं इनकी मदद नहीं कर पाता तो अच्छा नहीं लगता। ध्रुव को यकीन नहीं हो रहा था कि जिगर ओजस के पिता के सामने अपने परिवार की बढ़ाई करने में लगा हुआ था और पूरे मामले के लिए सिर्फ जिगर ही जिम्मेदार था। वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। ओजस ने जिगर को नजरअंदाज किया और पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए अपने पापा को कहा, पहले वहां प्राण पिशाच उड़ रहा था, लेकिन अब उसने अपना दायरा बढ़ा लिया है और वो गांव तक आ पहुंचा है और वो बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है और वह समझदार भी है। ध्रुव को ओजस की बातें समझ नहीं आई। आखिर एक भूत समझदार कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका है। लेकिन ओजस की बातों से अनंत चारण बिल्कुल भी शॉक नहीं हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए तो ये बहुत साधारण बात है। अनंत चारण ने ओजस से कहा, तुम एक काम करो ओजस, पहाड़ के बाहर आत्माओं को आकर्षित करने के लिए दिनकर के पास जो दिया है वो जला दो। इससे भटकती हुई आत्माएं पहाड़ से बाहर आ जाएंगी। एक बार सभी आत्माएं बाहर आ गईं, उसके बाद प्राण पिशाच कमजोर हो जाएगा तो हम आसानी से उसके पर काट पाएंगे। ओजस ने ध्रुव को अपने साथ आने का इशारा किया। ध्रुव और ओजस ने अनंत चारण के कहे अनुसार पहाड़ के आसपास दिए जला दिए। ध्रुव ने ओजस से पूछा, ये 3 तांत्रिक कौन हैं? इन्हें पहले कभी नहीं देखा। जब मैं तुम्हारे घर आया तब भी ये लोग वहां नहीं थे। ओजस ने कहा, ये लोग पहाड़ में रहकर अपनी तपस्या करते हैं, इसलिए ये ज्यादा लोगों की नजर में नहीं आते। इन लोगों की मदद से काम आराम से हो जाएगा। दिए जलाने के बाद ध्रुव ने ओजस से मजाक में पूछा, वैसे सोनाली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करती है। बस एक प्रॉब्लम है, वो सिंधु परिवार से है जिसके साथ हमारे रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं। ओजस ने ध्रुव को घूर कर देखा और कहा, कुछ भी बकवास मत करो। साफ नजर आता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। और दूसरी बात, मैं सिंधु परिवार जैसे परिवार की बेटी से शादी नहीं कर सकता। ओजस जल्दी से आग जलाने लगा। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तू कल आना, सिर्फ पॉकेट। ओजस अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओजस का ध्यान भटक रहा था। ओजस ने एक आखिरी बार ध्रुव से कहा, मुझे काम करने दो या फिर चले जाओ यहां से, समझे? ओजस का गुस्सा देखकर ध्रुव चुप हो गया। ओजस ने सारे दिए लगा लेने के बाद आत्माओं को आकर्षित करने वाला झंडा निकाला। एक गड्ढे में ओजस ने उस झंडे को लगा दिया और ध्रुव से कहा, कुछ बड़े पत्थर उठाकर दिए के चारों ओर रख दो। ध्रुव इसका कारण जानना चाहता था। दिए के चारों ओर पत्थर लगाने से जो आत्माएं पहाड़ से बाहर आएंगी वो दिए के घेरे से बाहर नहीं जा पाएंगी। प्राण पिशाच ने जिन लोगों को और जानवरों को मारा था, उनकी भटकती आत्मा जब घेरे में आएंगी तो वो वापस बाहर जाना चाहेंगी, लेकिन पत्थरों की वजह से वो बाहर नहीं जा पाएंगी। ध्रुव ने पत्थर लाकर दियों के चारों ओर लगा दिए। ध्रुव अपना काम करने के बाद पीछे हट गया। ओजस ने अपनी हथेली पर कपूर की गोलियां रखीं और मंत्र जाप शुरू कर दिया। हर बार की तरह कपूर की गोलियां अपने आप जल उठीं और सारे दिए एक साथ जलने लगे। इस बार ओजस के चेहरे पर बहुत पसीना था। जैसे ही सारे दिए जल उठे, पहाड़ पर से हरे रंग की रोशनी आने लगी। वो रोशनी पहाड़ से सीधे दिए के घेरे में गिर रही थी। ओजस के चेहरे पर शिकन बढ़ती जा रही थी और ओजस
पूरी तरह पसीने से भीग रहा था। ध्रुव ने जाकर ओजस से कहा, जैसे ही तुमने प्राण पिशाच की मौजूदगी महसूस हो तुम पीछे आ जाना। ओजस ने कहा, मेरी चिंता मत करो। अनंत चारण ने ओजस से कहा था कि पीछे हो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि आत्माओं को आकर्षित करने के बाद ओजस में प्राण पिशाच से लड़ने की शक्ति नहीं बचेगी। तभी अचानक से पहाड़ के ऊपर एक काली परछाई नजर आई। ध्रुव और ओजस समझ गए थे कि पहाड़ से सभी आत्माएं बाहर आ चुकी हैं, इसलिए प्राण पिशाच बाहर आ गया है। वो परछाई बहुत गुस्से में थी। प्राण पिशाच तेजी से उड़ते हुए ध्रुव और ओजस की तरफ आ रहा था, लेकिन ध्रुव तेज था। ध्रुव ने एक पत्थर उठाकर जोर से प्राण पिशाच की तरफ फेंका, जो कि जाकर प्राण पिशाच के सर पर लगा। ध्रुव और ओजस से करीब 10 मीटर की ही दूरी पर प्राण पिशाच गिरा। काले रंग के शरीर के साथ प्राण पिशाच के चारों ओर एक सफेद धुआं छाया हुआ था। शरीर पर जलने के निशान थे, जैसे ध्रुव ने पहले देखे थे। ध्रुव और ओजस ने तब पहली बार उस प्राण पिशाच को देखा। प्राण पिशाच काफी तेज था। इससे पहले कि वो वापस हमला करे, ओजस ने बैग से भभूत निकाली, लेकिन प्राण पिशाच की तेजी के आगे ध्रुव और ओजस कुछ नहीं थे। पीछे ही अनंत चारण खड़े थे। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। उनका प्लान काम कर गया था। वो जानते थे कि एक बार पहाड़ से सारी आत्माएं बाहर आ गईं, उसके बाद प्राण पिशाच हमला जरूर करेगा। और जैसे ही ध्रुव को उम्मीद थी, ज्वाला, दिनकर और नीर ने जाकर प्राण पिशाच को अपने दिव्य हथियारों से पकड़ लिया। 3 तांत्रिकों की कैद में आने के बाद प्राण पिशाच की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। वो प्राण पिशाच अब भी ध्रुव को घूर रहा था। ओजस ने ध्रुव से कहा, ध्रुव संभल कर, ये तुम पे बहुत गुस्सा है। ओजस ने अपनी बात पूरी ही की थी कि वो प्राण पिशाच ध्रुव की तरफ बढ़ा। वो इतना ताकतवर था कि 3 तांत्रिक मिलकर भी उसे नहीं रोक पाए। ध्रुव बहुत घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी जैसे ही प्राण पिशाच ध्रुव के पास आया, ध्रुव ने उसे चकमा दे दिया और ध्रुव बच गया और प्राण पिशाच लड़खड़ा गया। इस मौके का फायदा उठाकर ज्वाला ने अपनी तलवार से प्राण पिशाच पर निशाना लगाया और अपनी तलवार को भाले की तरह प्राण पिशाच की तरफ फेंका। ज्वाला की तलवार प्राण पिशाच के शरीर के आर पार हो गई और जाकर पहाड़ की मिट्टी में अटक गई। प्राण पिशाच को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कील से उसे दीवार से चिपका दिया हो। जब प्राण पिशाच हिल नहीं पा रहा था, तभी दिनकर ने अपने आत्मा आकर्षण वाले झंडे की नुकीली नोक प्राण पिशाच के सर में घुसा दी। जब प्राण पिशाच के सर में वो झंडा गया तो प्राण पिशाच की चीख निकल गई। उसके सर से काले रंग का गहरा धुआं निकलने लगा, जिसने इतना अंधेरा कर दिया था कि मानो दिन में रात हो गई हो। उस धुएं से बचने के लिए दिनकर जल्दी से पीछे आ गया। दिनकर ने नीर से चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, इसकी सारी शक्ति कैद कर लो। नीर ने जल्दी से अपना आत्माओं को कैद करने वाला यंत्र खोला और उसके खुलते ही सारा काला धुआं उस यंत्र में कैद हो गया। जब प्राण पिशाच के अंदर से सारा धुआं निकल गया, तब प्राण पिशाच का पूरा शरीर हवा में धूल की तरह उड़ गया। आसमान से सारा काला धुआं गायब हो चुका था। अंधेरे की जगह रोशनी ने ले ली थी। सब कुछ शांत हो जाने के बाद जिगर की आंखें चमकने लगी थीं। वो खुश था क्योंकि अब वो गांव वालों के सामने हीरो बन सकता था। किसी ने अनंत चारण को गांव में आते हुए नहीं देखा था। सभी लोग यही समझे कि ये जिगर का काम था। जिगर अनंत चारण के पास गया और खुश होकर बोला, मैंने आपके बारे में जितना सुना था, आप उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं और आपके 3 साथियों का कोई जवाब नहीं। सच में आपको जितना धन्यवाद कहूं उतना कम होगा। अनंत चारण समझ गए थे कि जिगर उन्हें मस्का लगा रहा है, इसलिए अनंत चारण ने सीधे काम की बात की और कहा, धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी फीस दे दो, वही काफी होगा। जिगर का मुंह छोटा सा हो गया जब उसने पैसे की बात सुनी। जिगर ने अनंत चारण के तीनों साथियों से कहा, आप सब
मेरे साथ चलिए और अपनी फीस ले लीजिए। अनंत चारण अपनी फीस लेकर वापस घर लौट गए। सभी के जाने के बाद जिगर ने ध्रुव और ओजस से कहा, प्राण पिशाच तो खत्म हुआ, अब उस तांत्रिक को पकड़ते हैं, वरना कोई और पिशाच खड़ा कर देगा। अगर हमने उसे जल्दी नहीं पकड़ा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। प्लीज मेरी मदद करो उसे पकड़ने में। ध्रुव ने सोचा कि जिगर ने अनंत चारण से मदद क्यों नहीं मांगी, लेकिन फिर ध्रुव ने जिगर की खाली जेब का ख्याल किया। अगर जिगर अनंत चारण से मदद मांग लेता तो उसे अपना घर बेचकर उनकी फीस भरनी पड़ती। इस समय ओजस काफी कमजोर था, वो किसी से लड़ने के काबिल नहीं था। ये देखते हुए ध्रुव ने जिगर से कहा, तुम देख सकते हो ओजस कितना कमजोर हो गया है। प्राण पिशाच को खत्म करने से हम सभी की काफी ताकत खर्च हो गई है। हम अभी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, वरना हमारी जान को खतरा हो जाएगा। जिगर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बस मेरे साथ चल लो। जब मैं उस तांत्रिक को ढूंढ लूंगा तो मैं उसे अकेले निपट लूंगा। ध्रुव अब भी जिगर से सच जानना चाहता था, इसलिए ध्रुव ने ओजस से इशारे में पूछा कि क्या करना चाहिए। ओजस ने हाँ कह दिया। ध्रुव ने जिगर से कहा, ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, हम चलेंगे साथ। लेकिन एक बार जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। जिगर ने कहा, ठीक है, एक बार बस ये तांत्रिक का मामला खत्म हो जाए, उसके बाद तुम जो पूछोगे मैं उसका जवाब पूरी ईमानदारी से दूंगा। ध्रुव चौरंगा में फैली बीमारी का इलाज जानकर ममता को ठीक करना चाहता था और जिगर उसका एकमात्र रास्ता था। ध्रुव और ओजस जिगर के साथ पहाड़ पर चले गए, लेकिन पहाड़ पर जाकर उन्हें तांत्रिक का कोई सुराग नहीं मिला। जिगर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? वो तांत्रिक पहाड़ से कहां जा सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। ध्रुव जानता था कि जिगर सच बोल रहा है, क्योंकि प्राण पिशाच को कंट्रोल करने के लिए तांत्रिक को उसके पास रहना होता है। अगर तांत्रिक और प्राण पिशाच ज्यादा एक दूसरे से दूर चले गए तो तांत्रिक पिशाच पर काबू नहीं कर पाएगा। बिना तांत्रिक के आदेश के प्राण पिशाच के लिए हमला करना नामुमकिन था। ध्रुव और ओजस ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक आदमी दिखा। वो उनसे थोड़ा दूर खड़ा था। ध्रुव, ओजस और जिगर जानते थे कि यही है वो तांत्रिक जिसने जिगर और बाकी लोगों को परेशान करके रखा है। उस तांत्रिक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्रुव और ओजस को चुनौती दे रहा हो कि आओ और मुझे पकड़ लो। ओजस को तांत्रिक की चाल देखकर गुस्सा आ गया। ओजस ने कहा, ये वहां खड़ा खड़ा हमें छेड़ रहा है और हम यहां खड़े होकर देख रहे हैं। इसको पकड़ के सबक सिखाना पड़ेगा। ध्रुव ने देखा कि जिगर बिल्कुल नॉर्मल था। उसे कोई शौक नहीं लगा तांत्रिक के सामने आने से। जिगर इस तरह बिहेव कर रहा था कि जैसे उसे पता था कि तांत्रिक आने वाला है, और तांत्रिक भी कुछ खास डरा हुआ नहीं लग रहा था। कहीं प्राण पिशाच के अलावा कोई और हथियार तो नहीं था इस तांत्रिक के पास। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि अगर यह तांत्रिक इतने टाइम से छुपकर बैठा हुआ था तो आज अचानक सामने कैसे आ गया। क्या ध्रुव और ओजस से माफी मांगने आया है या कोई और बात है? ध्रुव ने ओजस से कहा, हम लापरवाही नहीं कर सकते ओजस, हम अभी कमजोर हैं। अगर जल्दबाजी से हमने कोई गलत कदम ले लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओजस ने कहा, कोई बात नहीं, अगर मैं इस तांत्रिक से नहीं लड़ सकता तो मैं चक्र दिया जलाने के लायक भी नहीं हूं। इतना कहकर ओजस आगे बढ़ गया और ध्रुव भी ओजस के पीछे चला गया। ध्रुव ओजस की बहादुरी से हमेशा चौंक जाता था। ध्रुव सोचता था कि ओजस इतना बहादुर कैसे है। जिगर पीछे नहीं आया तो ध्रुव ने जिगर से कहा, अरे क्या हुआ? गांव वालों को बताने के लिए एक काम तो खुद करो, सब हम ही करेंगे क्या? जिगर ध्रुव की बात से चिढ़ गया और ओजस के पीछे चला गया। ओजस तांत्रिक के पीछे पीछे पहाड़ पर ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन तांत्रिक की स्पीड काफी तेज थी। जब ध्रुव और ओजस थोड़ा आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तांत्रिक वहां नहीं है। ओजस तांत्रिक को खो चुका था। ओजस को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। ओजस ने कहा,
हम उसे जाने नहीं दे सकते। हम अलग अलग दिशा में जाकर उसे ढूंढेंगे। ध्रुव को यह सुझाव बहुत रिस्की लगा। ओजस और ध्रुव कमजोर थे और इस समय अकेले तांत्रिक का सामना करना बेवकूफी थी। ध्रुव ने ओजस से कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते भाई। अगर हम बिछड़ गए तो तांत्रिक हमें आसानी से चोट पहुंचा सकता है, और क्या पता तांत्रिक अकेला है या उसके कोई साथी भी हैं। जिगर भी ध्रुव की बात से सहमत था। जिगर वैसे भी अकेले किसी खतरे का सामना करने के काबिल नहीं था। जिगर ने कहा, ध्रुव सही कह रहा है, हमें साथ ही रहना चाहिए। ओजस ने शांत होकर ध्रुव की बात मान ली। ध्रुव और ओजस जिगर के साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वापस से तांत्रिक नजर आया। इस बार भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो मुस्कान ध्रुव और ओजस को बहुत गुस्सा दिला रही थी। तांत्रिक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ओजस और ध्रुव की नाकामयाबी पर हंस रहा हो। ओजस का खून खौल रहा था। इस बार जिगर को भी गुस्सा आ रहा था। ओजस और जिगर दोनों ही तांत्रिक को पकड़ने के लिए इतने उत्सुक थे कि वो दोनों बिना कुछ सोचे तांत्रिक की तरफ भागे। ध्रुव को ओजस की चिंता थी। प्राण पिशाच को पहाड़ से बाहर बुलाने के बाद ओजस का चेहरा लाल हो गया था। उसकी नसें दिखने लगी थीं जैसे मानो किसी ने ओजस के अंदर से सारी ताकत छीन ली हो। ओजस अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन तांत्रिक के छेड़ने से ओजस बहुत गुस्सा हो गया था। ओजस के लिए अचानक इतनी फुर्ती दिखाना सही नहीं था। पहाड़ पर चढ़ना आसान लग रहा था क्योंकि ओजस को बस तांत्रिक को पकड़ना था। ओजस अपने दिमाग से काम नहीं ले रहा था। इस बार ध्रुव ज्यादा समझदार बन गया था। ध्रुव ने ओजस को चिल्लाकर आवाज लगाई, ओजस रुको! लेकिन ओजस ने एक ना सुना और वो भाग गया। क्या वो तांत्रिक का कोई जाल था जो ओजस नहीं समझ पा रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तो कल आना, सिर्फ। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड्स। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट FM कॉइन्स। ओजस अपनी सेहत की फिक्र किए बिना आगे बढ़ रहा था। पहाड़ पर थोड़ा ऊपर पहुंचने के बाद ओजस ने देखा कि तांत्रिक फिर से गायब हो गया है। ध्रुव ने ओजस के पास जाकर देखा कि तांत्रिक वहां नहीं है। ध्रुव को लगा था कि तांत्रिक जानबूझकर ऐसा कर रहा है। शायद तांत्रिक सभी को फंसाना चाहता था। ध्रुव ने ओजस से गंभीर आवाज में कहा, ओजस, हम तांत्रिक के पीछे नहीं भाग सकते। वो हमें जानबूझकर यहाँ वहां भगा रहा है। यहाँ जरूर कोई जाल है। अगर हम इस तरह बिना सोचे समझे उस तांत्रिक का पीछा करते रहे तो हम उसके जाल में फंस जाएंगे। हम तांत्रिक के पीछे जाकर तांत्रिक की ही मदद कर रहे हैं। हम पछताएंगे अगर हम अभी नहीं रुके तो। ध्रुव की बात सुनकर ओजस का गुस्सा शांत हो गया, पर फिर भी ओजस ने कहा, तांत्रिक के कोई साथी नहीं हो सकते। अगर उसके कोई साथी होते तो वो प्राण पिशाच को बचा लेते, जो कि तांत्रिक का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार था। हमने उसे खत्म कर दिया। अब बस वो यहाँ दुम दबाकर भाग रहा है। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। ओजस यहाँ वहां देख रहा था कि तभी अचानक ओजस ने जिगर से कहा, यहाँ से तुम्हारे पूर्वजों का किला पास ही है ना? मुझे लगता है किला ज्यादा दूर नहीं है। कहीं तांत्रिक उस किले में तो नहीं छुपा? ये बात सुनते ही जिगर ने हड़बड़ाते हुए कहा, हम उस तांत्रिक को किले में जाने नहीं दे सकते। अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ध्रुव और ओजस जिगर की भावनाएं समझ सकते थे। कोई भी अपने पूर्वजों की आत्मा के साथ छेड़छाड़ होते नहीं देख सकता। अगर ऐसा हुआ तो परिवार के लोगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सभी लोग सिंधु परिवार के किले में जाने के लिए तैयारी करने लगे। ध्रुव और ओजस इस बार जिगर को पानी के ऊपर छोड़कर नहीं जाने वाले थे। इसलिए ध्रुव और ओजस ने जिगर से पानी में साथ चलने के लिए कहा। इस बार जिगर ने कोई नाटक नहीं किया। वो अंदर जाने के लिए मान गया। ध्रुव और ओजस को रास्ता याद था, इसलिए इस बार उन्हें किले की गुफा तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा।
गुफा में पहुंचकर ध्रुव ने देखा कि टूटे हुए ऑक्सीजन मास्क वहीं पड़े हुए थे। जब वो तीनों लोग किले के दरवाजे के पास पहुंचे तो जिगर ने लक्ष्मण को गुफा की दीवार के पास गिरा हुआ देखा। लक्ष्मण को इस तरह देखकर जिगर उदास हो गया और जिगर ने कहा, मुझे उन लुटेरों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ध्रुव और ओजस को लक्ष्मण की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ध्रुव ने धीरे से कहा, लुटेरे ने तो अपना काम ही किया है। जिगर ने ध्रुव की बात सुन ली, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया। जिगर जानता था कि वो गलत है, इसलिए उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। जिगर ने ध्रुव से कहा, पिछली बार मैं तुम्हें धोखे से यहां लेकर आया था, वो गलत था और मैं ये जानता हूं, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अच्छा हुआ कि तुम बाहर निकलने की कोशिश करने लगे और मुझे मिल गए। ओजस ने जिगर से पूछा, ये तुम्हारे पूर्वजों का किला है तो तुम्हारे पास इसका कोई नक्शा तो होना चाहिए ना? जिगर ने कहा, तुम्हारी बात सही है, किले का नक्शा था, लेकिन ये बात किले लूटने वाले लोगों को पता चल गई थी। जब उन लुटेरों ने नक्शा चुराने की कोशिश की तो उस नक्शे को जला दिया गया। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को किले के स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इसी वजह से हमारा किला आज तक सुरक्षित है। किसी भी लुटेरे को यह किला नहीं मिला। ध्रुव ने जिगर से कहा, अब हमें बिना नक्शे के आगे बढ़ना होगा, लेकिन इस बार खतरा थोड़ा ज्यादा है। जिगर ने ध्रुव से पूछा, क्यों? इस बार खतरा ज्यादा कैसे है? ध्रुव ने कहा, तांत्रिक यहां पहुंच चुका है। जिगर चौंक गया। जिगर ने घबराते हुए ध्रुव से पूछा, तुम इतने भरोसे से कैसे कह सकते हो? ध्रुव ने कहा, इस जगह को ध्यान से देखो। जब हम यहां आए थे तब यहां पर छत से गिरे हुए नुकीले पत्थर थे जो कि जमीन पर पड़े हुए थे। वो कम थे, लेकिन अब वो ज्यादा हैं, जिसका मतलब तांत्रिक ने पत्थर वाला रास्ता पार कर लिया है। और इसके अलावा पत्थरों पर खून के निशान हैं। इसका मतलब है कि हमसे पहले कोई यहां आ चुका है और मुझे लगता है वो तांत्रिक ही है। ओजस ने भी आसपास ध्यान से देखा और कहा, ध्रुव की बात सही है, जरूर कोई ना कोई यहां आया है और उस तांत्रिक के अलावा कोई और यहां नहीं आ सकता। ध्रुव ने कहा, यह तांत्रिक काफी चालाक और तेज है। अगर वो इस पत्थर के रास्ते को पार कर सकता है तो हमें बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए। इतना कहकर ध्रुव उस पत्थर के रास्ते के पास गया और ध्रुव ने एक पत्थर पर जल्दी से पैर रखकर हटा लिया। ध्रुव ने देखा कि कोई भी हलचल नहीं हुई। ध्रुव ने कहा, मुझे लगता है कि सुरक्षा के लिए जो भी इंतजाम थे अब वो खत्म हो चुके हैं, इसलिए सारे जहरीले सांप भी मर चुके हैं, तो अब रास्ता पार करने में कोई खतरा नहीं होगा। ओजस ने कहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम फिर भी लापरवाही नहीं कर सकते। सुरेश के साथ क्या हुआ याद है ना? ध्रुव ने कहा, हाँ, हम सावधान रहेंगे। ध्रुव लक्ष्मण के पास गया और उसने लक्ष्मण के पेट से भाला निकाल दिया। ध्रुव ने लक्ष्मण का शरीर पत्थर के पास घसीटा और उसे भाले से पत्थर पर खिसका दिया। ध्रुव ने लक्ष्मण से कहा, माफ करना मुखिया जी। ध्रुव ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो देखना चाहता था कि कोई खतरा है या नहीं, और जैसा कि ध्रुव को उम्मीद थी, कोई भी नुकीला पत्थर नहीं गिरा और ना ही कोई सांप बाहर आया। ध्रुव ने ओजस की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, लो, अब भरोसा हो गया, अब चले। ओजस ध्रुव की समझदारी से काफी शॉक था। ओजस ने कहा, चलो। ध्रुव, ओजस और जिगर पत्थर का रास्ता पार करके किले के दरवाजे के पास पहुंच गए। जिगर के साथ होने की वजह से किले के दरवाजे को खोलने में कोई दिक्कत नहीं आई। ध्रुव और ओजस अपना प्लान बना रहे थे, तभी ध्रुव ने जिगर से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? जिगर ने कहा, हमने सौदा किया था ना कि सवाल जवाब सब कुछ काम खत्म होने के बाद, तो तुम अभी क्यों पूछ रहे हो? ध्रुव ने जिगर से कहा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम तब तक जिंदा बचोगे या नहीं, इसलिए अभी ही पूछ रहा हूं। मैं देर नहीं करना चाहता। जिगर ने कहा,
जब तक मुझ में सांस है मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, चिंता मत करो। जिगर ने अपनी शर्ट उतारी और भाले पर उसे लपेटकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। जिगर ने ध्रुव से कहा, अब मुझे कुछ नहीं होगा। सभी लोग किले में आगे बढ़ रहे थे। आंगन से आगे निकलने के बाद ध्रुव, ओजस और जिगर ने एक बड़ा सा कमरा देखा, लेकिन वो कमरा खाली था। ध्रुव और ओजस सोचने लगे कि शायद इस कमरे में सिंधु परिवार का खजाना रखा होगा। कहीं तांत्रिक ने तो उसे नहीं चुराया। लेकिन अगर किसी ने कमरे में घुसने की कोशिश की होती तो आंगन से लेकर कमरे के दरवाजे तक कोई तो नुकसान हुआ होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी लोग आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे जाकर एक और पत्थर का दरवाजा दिखा। जैसे ही ध्रुव ने उस दरवाजे को धक्का दिया, ध्रुव और ओजस के साथ साथ जिगर भी डर गया। तीनों लोग बिल्कुल जम गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। ध्रुव और ओजस के सामने तांत्रिक का शरीर लटका हुआ था। तांत्रिक की आंखें बाहर आ गई थीं। ध्रुव और ओजस बहुत सी घिनौनी चीजें देख चुके थे, लेकिन तांत्रिक को इस तरह देखकर ध्रुव को उल्टी आ रही थी। तांत्रिक मर चुका था। कोई खतरे की बात नहीं थी, लेकिन ध्रुव निराश हो गया। वो तांत्रिक से पूछना चाहता था कि तांत्रिक ने गांव वालों को परेशान क्यों किया। जिगर ने अपने आप को संभाला और बाकी दोनों से कहा, यह किले की सुरक्षा का कमाल है कि यह तांत्रिक लटका हुआ है। पहले के जमाने में ऐसी चीजें होती थीं। इसने जरूर किसी गलत चीज पर कदम रख दिया, जिस वजह से तांत्रिक हवा में लटका हुआ है। पुराने लोग बहुत समझदार थे। सच में कोई आम आदमी तो क्या, कोई तांत्रिक भी इस किले में घुस नहीं सकता, और अगर घुस जाए तो वो जिंदा बाहर नहीं आ सकता। मुझे इस तांत्रिक से कई सारे सवाल करने थे। मुझे नहीं लग रहा था ये इतनी आसानी से मर जाएगा। ध्रुव ने कहा, क्या पूछना चाहते थे तुम तांत्रिक से? जिगर ने कहा, मैं चौरंगा गांव के पास से गुजर रहा था, तभी मैंने इस तांत्रिक को देखा था। ये तुम्हारे गांव के पानी में मरे हुए लोगों की लाश फेंक रहा था। मैं इसे रोकना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरे सर पर जोर से वार किया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खोली तब वहां कोई नहीं था। गांव वालों का पीने का पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका था। चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। ओजस और ध्रुव जिगर को घूरने लगे। उन्हें जिगर की इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। एक और ख्याल जो ध्रुव और ओजस को परेशान कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तांत्रिकों का कोई ग्रुप है। ध्रुव और ओजस ने तो सिर्फ एक तांत्रिक को मरा हुआ देखा है। तांत्रिक के ग्रुप ने ही चौरंगा में बीमारी फैलाई हो। ध्रुव और ओजस को लग रहा था कि जिगर बस अपने आप को बचाने के लिए ही ओजस और ध्रुव से झूठ बोल रहा है और अपनी गलती तांत्रिक पर डाल रहा है। पर अगर ये सच है तो ध्रुव और ओजस की सारी मेहनत बेकार जाती। ध्रुव और ओजस वापस से वहीं पहुंच गए थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तांत्रिक मर चुका था और ध्रुव के हाथ कोई भी काम की जानकारी नहीं लगी थी। ओजस ने जिगर से कहा, हमने अब तक तुमसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया है, लेकिन तुमने फिर भी ये बात की। हमें क्या पता तुम्हारी बात सच है या झूठ? क्या पता तुम्ही ने ये कहानी बनाई हो और असली में जो बीमारी चौरंगा में फैली है वो तुमने फैलाई हो। जिगर ने ओजस से कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये लो मेरा भाला और मुझे मार दो। मैं अपने पूर्वजों के साथ शामिल हो जाऊंगा। ध्रुव और ओजस को जिगर पर शक तो था, लेकिन इस वजह से जिगर को मार नहीं सकते थे। उनके पास अब तक कोई सबूत नहीं था। सोनाली ने ध्रुव और ओजस का 3 दिन तक ख्याल रखा था। अगर जिगर के साथ कुछ भी गलत हुआ तो ध्रुव और सोनाली की दोस्ती भी खतरे में पड़ सकती थी, जो कि ध्रुव नहीं चाहता था। थोड़ा सोचकर ध्रुव ने जिगर से कहा, जाने दो, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर रहा हूं। मैं इस मामले की खुद जांच कर लूंगा। अगर तुम्हारा नाम सामने नहीं आया तो तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे पता लगा कि मेरे गांव की इतनी बुरी हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है तो याद रखना जिगर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं सच में इसी भाले से तुम्हारी जान ले लूंगा। अगर तुम्हारा नाम सामने आया तो मेरे गांव में जो लोग तड़प तड़प कर मर गए हैं उनकी जान की कीमत मैं तुमसे लेकर रहूंगा। जिगर ने कहा, ठीक है,
चलो अब आगे बढ़ें। इतना कहकर जिगर आगे बढ़ने लगा कि अचानक जिगर का पैर एक पत्थर पर पड़ा जो जमीन में दब गया। जिगर के पास पैर हटाने का समय नहीं था, लेकिन सभी समझ चुके थे कि कुछ गड़बड़ हुई है। पर इससे पहले कोई कुछ करता, जिगर नीचे गिर गया। समय रहते ध्रुव ने जिगर का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया, लेकिन जिगर को बचाने के चक्कर में ध्रुव का पैर फिसल गया और जिगर के साथ साथ ध्रुव भी उस पत्थर के गड्ढे में गिर गया। पत्थर के उस गड्ढे के नीचे नुकीले पत्थर लगे थे। क्या ओजस ध्रुव और जिगर को बचा पाएगा, या फिर ओजस आज ध्रुव को खो देगा? समय बहुत कम है और खतरा बहुत ज्यादा। क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए ए स्त्री तू कल आना।